कलकत्ता कंपनी के लोग आकर कंज्यूमर को, आवाम को, जबकि पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो आवाम के इंसाफ के लिए बनी, तो ये लोग ये करते हैं कि फला आदमी ने ये किया, उनके ऊपर जाकर एफआईआर दाखिल करके पुलिस डिपार्टमेंट से डराया जाता। मैंने गुंजान साहब से अभी बात की, बोला साहब आपको आवाम का साथ देना है। जब हम घर टू घर जाएंगे, हमारा बीएलओ घर टू घर जाएगा, बीएलए राजकीय पक्ष के जो प्रतिनिधि के माध्यम से जो लोग घर टू घर जाएंगे, इसमें बहुत सारी गलतियां जो है वो दुरुस्त की जाएगी और इसके ऑटोमेटिकली ये प्रक्रिया होगी। जो ये पूरा एसआईआर की प्रक्रिया अक्टूबर 5 तक चलने वाली, तो इसका एक टाइम शेड्यूल आपके सामने ऑलरेडी है। तो टप्पे टप्पे में चलेगी, यादी निकलेगा, ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल आएगा, उसमें जो भी डाउट है, तकरार है, उसको पूछी जाएगी, जो गलतियां हुई है उसको सुधारी जाएगी, ये पूरी प्रोसेस चलेगी। मैं इस बात का जाहिर निषेध करती हूँ और इस मामले का जांच पुलिस ने कहाँ तक की है एफआईआर के बाद, उसकी भी मैं पूरी आने के बाद इंक्वायरी लेने वाली हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मालेगांव शहर का एक ऐसा इलाका जिसने अपनी हिम्मत को और अपनी ताकत को दिखाया, उन्होंने वाकई में मुझे खुशी हुई कि इस इलाके के लोगों ने ये सोचा कि हमको जो है गलत के खिलाफ लड़ना चाहिए। और कुछ लोग मेरे ऑफिस पर आए, उन्होंने मुलाकात की, मैं उनकी बहुत बहुत, यहाँ के लोगों की बहुत बहुत जो है सराहना करता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। दूसरी बात, हम यहाँ कोई सियासी बैकग्राउंड के लिए नहीं आए, हमने ये देखा कि एक हमारा ईमान वाला भाई, हमारा एक मोमिन जो है वो तकलीफ में, उस दर्द को हमने महसूस किया। शायर कहता है ना कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अताअत के लिए कुछ कम न थे कुरूबिया, यानी फरिश्ते इबादत के लिए कम नहीं थे। हमने ये तकलीफ को महसूस किया। और एक बात, सबसे अहम बात ये कि इस इलाके में जब मीटर नहीं लग रहा था तो कुछ लोग मेरे पास आए थे, इस इलाके के लोग अख्तराबाद के, उसके लिए मैंने लड़ाई लड़ी थी और उनके ऊपर जो है पेनल्टी लगा दी गई थी कि ये जो है डायरेक्ट यूज करते। उसके लिए कई लोग आए, हमने वो लड़ाई को स्टार्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी पेनल्टी माफ की गई थी और उनको मीटर लगाकर दिया गया। लेकिन एक बात ये समझ में नहीं कि पूरे मालेगांव शहर के अंदर कलकत्ता कंपनी जो है ये मनमानी कर रही है। मैंने अभी गुंजान साहब, हमारे एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब से फोन पे गुफ्तगू की कि आज आवाम परेशान है, आपने उनके लिए क्या किया? आप मुझे एक बात ये बताइए कि जब कलकत्ता कंपनी के लोग आकर कंज्यूमर को, आवाम को, जबकि पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो आवाम के इंसाफ के लिए बनी, तो ये लोग ये करते हैं कि फला आदमी ने ये किया, उनके ऊपर जाकर एफआईआर दाखिल करके पुलिस डिपार्टमेंट से डराया जाता। मैंने गुंजान साहब से अभी बात की, बोला साहब आपको आवाम का साथ देना है। आज जरा सी मुख्तसर सी बारिश होती है, 8-8 घंटे 10-10 घंटे लाइट बंद हो जाती, इसके जिम्मेदार कौन? और हमने यह भी मुतालबा किया पावर हाउस कंपनी से कि 300 यूनिट तक, अगर किसी के घर क्यों गरीब लोग ज्यादा है, रोज खाने कमाने वाले लोग ज्यादा है, उसके लिए हमने ये ऐलान किया कि 300 यूनिट गिरने पे आप चार्जेस सिर्फ 4 रुपया लगाओ। आपको अभी ये देख रहा था वो बिलिंग, मैंने उसमें चेक किया, बिलिंग के अंदर इसके अंदर जब मैंने देखा तो 96 तो जब यूनिट गिरता है उसके ऊपर ये 4 रुपया लगाते हैं, 4 रुपया 75 कुछ पैसा है। उसके बाद जब ये उसके ऊपर 100 के ऊपर जाता है तो फिर 11 रुपये, यानी 200 तक 11 और 200 के पार होता है तो ये 17 रुपये चार्जेस लगाते हैं। तो ये हमको नहीं चलेगा। ये लड़ाई इसीलिए है कि हर मजदूर के घर, हर काम करने वाले के घर, पूरे शहर, पूरे मालेगांव शहर के अंदर हम ये करेंगे 300 यूनिट गिरेगा, आपको 4 रुपये से जो है उनकी यूनिट के चार्जेस लगाना है, इस तरीके का मुतालबा। और दूसरी बात, अपनी मनमानी करते हैं कि जहां पर जो है बिजली के लिए जब ये लोग आते हैं कनेक्शन काटने के लिए तो बोलते हैं इलीगल है, इस तरीके से यूज किया गया। अभी इंशाल्लाह हमारी जो है मीटिंग, हमारे जो फडणवीस साहब, ये पूरे हिंदू, अपने महाराष्ट्र के सीएम है फडणवीस साहब, उनसे मेरी बातचीत चल रही है। हमने जो है पावर हाउस डिपार्टमेंट के लिए उनसे बात की, उन्होंने कुछ टाइम दिया। तो इंशाल्लाह मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर ये लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे तो ये जालिम लोग हमारे ऊपर मुसल्लत होके हमारा जीना दुश्वार कर देंगे। तो आप लोगों को बार बार, इसीलिए ये एरिया इलाके को जो लोग हमारे पास आए, इस तरह हम हर इलाकों के अंदर इस तरह 10 दिन के अंदर मीटिंग करेंगे। उसके बाद आप लोगों के मशवरों से हम एक प्लेटफॉर्म बनाकर कलकत्ता कंपनी के बाहर एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है। और
इसके अंदर अभी हमको तो यह भी मालूम पड़ा, हम गैर सियासी कर रहे हैं, कोई सियासत का इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कौन हफ्ता लेता, कौन लीडर पैसे लेता कंपनी से, कौन लीडर क्या करता, वो सब बताया जाएगा। लेकिन आपको अपनी लड़ाई खुद लड़ना होगी। ये लोग एसीओ में बैठकर आप लोगों पर जरा भी नजर नहीं करते कि आप रोज खाते कमाते, लेकिन इन लोगों को कोई फिक्र नहीं। मैं जितनी भी ऐसी तंजीमें हैं जो सोशल फील्ड में काम करते हैं, मैं ऐसे सोशल वर्कर से मुतालबा करता हूं कि जो वाकई हक की आवाज बनना चाहते हैं वो हमारे साथ कनेक्ट होकर काम कर सकते हैं। इस तरीके की गुजारिश हम पूरे मालेगांव शहर से करते हैं। और दूसरी बात, इन लोगों ने एक फंडा और लाया, अभी ये बिलिंग देख सकते हैं, इसके ऊपर थक जो है अभी बैच लगा दे रहे 3110 रुपया बैच। अरे बड़ी बड़ी बैंक जब लोन देती है ना, तो उसके बाद जब सेटलमेंट होता है तो वो जो है बैच को उसको जो है माफ कर देती है, उसके अंदर जो है आधे से आधा कम कर देती। लेकिन ये कलकत्ता कंपनी बैच भी कम नहीं करती। इसके खिलाफ भी हमारा प्रोटेस्ट होगा कि एक्स्ट्रा बैच किसी के ऊपर नहीं लगाया जाए। ये गाड़ियां आती उसके चार्जेस लगा रहे, उसके लिए हमको मैदान में आना पड़ेगा। जब तक हम मैदान में नहीं आएंगे हम जीत नहीं सकते। रोशनी है मेरे अंदर, ताउम्र हवाला दूंगा, इतनी शिद्दत से मैं चमकूंगा कि पूरी कौम को उजाला दूंगा। ये मैसेज और ये पावर और ये ताकत लेके हम शहर के अंदर काम कर रहे हैं। इस इलाके के लोग वाकई दिलेर है, बहादुर है। उन्होंने ये सोचा कि वाकई इसके खिलाफ हमको लड़ना चाहिए। तो वार्ड के जितने भी लोग हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप जिम्मेदार बैठ के किस दिन इस लाए अमल को बनाया जाए, आपके बिलिंग वगैरह लेके किस तरह धरना आंदोलन किया जाए। आप 1-2 दिन काम को आगे पीछे करेंगे, इंशाल्लाह ये आपकी जीत होगी। क्योंकि गरीब बहुत हो गए तो 500 बिल भर सकता, 600 बिल भर सकता। आज बिलिंग देख रहे 3200 रुपया। एक जो है पावर जाती है 8-8 घंटे बंद। गरीब लोग कैसे जिंदगी गुजारते होंगे घर में? पहली किचन रोड दुरुस्त नहीं, उसके बाद एलईडी लाइट नहीं। इस तरीके के लिए लड़ने के लिए आपको मैदान में आना पड़ेगा। शहर के अंदर सिर्फ अलकाब है, कायदे सालार है, नस्ल नौ है, रहबरे मिल्लत है, ना जाने कैसे कैसे अलकाब की भरमार है, लेकिन काम करने वाला कोई नहीं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आपकी लड़ाई आपको खुद लड़ना है। हम मंत्रालय तक जाएंगे, मुझे डॉक्यूमेंटेशन पूरा आता, मैं हर तरीके से आपके साथ शाना बशाना खड़ा हूं। जब भी मेरी जरूरत पड़ी आप एक बार बुलाएंगे, मैं 10 बार आऊंगा। मेरी कोशिश ही यही है कि शहर के अंदर जितनी बदहाली, जितनी भी ये करप्शन और जितना भी शहर के अंदर जास्ती आवाम पे हो रही, उनके खिलाफ लड़ना। तो आप लोग जो है मेरे कांधे से कांधा मिलाकर आप हमारे साथ काम करिए। आपसे मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूं, आपको इंसाफ इंशाल्लाह जरूर मिलेगा। पवारवाली के पीआई साहब से भी बात हुई, उनको भी ये बात समझाई कि आप कलकत्ता कंपनी का साथ मत दो, इन लोगों का साथ दो, इन मजदूरों का साथ दो। ये मेरे मोबाइल में अभी जब मैं बात किया सारी रिकॉर्डिंग्स है। क्योंकि जब हक आएगा तो बातिल जाएगा, तो हक वालों को आवाज उठाना पड़ेगा। मैं फिर आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि इस लड़ाई के लिए प्लीज आप जो है मैदान में आइए। तो कब आएंगे? इरादा कर रहे हैं आप लोग आने के लिए, अपने हक के लिए लड़ेंगे। वो शायर कहता है ना कि वक्त कहता है कि तारीख सितमजारों में, वक्त कहता है कि तारीख सितमजारों में रोशनी देर से होती है मगर होती है। ये आपका खड़े रहना, आपका ये जमा होना, ये रोशनी के मानिंद है। इंशाल्लाह ये इंकलाब पूरे शहर में आएगा। और कलकत्ता कंपनी के लिए जितनी लड़ाई लड़ना पड़ेगी, डॉक्यूमेंटेशन से लेकर आंदोलन से लेकर मंत्रालय तक, सीएम तक, पीएम तक, सारी लड़ाई आपका भाई आपके साथ लड़ने के लिए तैयार है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम लड़ने के लिए, हम तोड़ीबाज नहीं है। कुछ लोग जाकर जो है डपिंग करते और तोड़ी कर लेते, नहीं, हम तोड़ीबाज नहीं है, क्योंकि हमको अल्लाह का डर है। वो है ना अभी के आप गलत होता हुआ देखे, अगर आप में ताकत है तो अपने हाथों से रोक दो, अगर उतनी भी ताकत नहीं है तो अपनी जबान से रोक दो, अगर उतनी भी ताकत नहीं है तो दिल से उसको बुरा माने। लेकिन एहतशाम बेकरी वाले में ये ताकत है कि वो अपने हाथ से रोकने की ताकत रखता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप सब लोग मिलकर हमारा साथ दें। इंशाअल्लाह मालेगांव शहर के इतिहास में इतना बेहतरीन काम कभी नहीं होगा आपकी ताकत की वजह से। जितने भी लोग यहाँ पर आए, मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। और जितने भी शहर के लोग, इस वार्ड के लोग और शहरियान से भी अपील करता हूं कि आप लोग का कोई भी बिलिंग का प्रॉब्लम रहा, आप मेरे पास लेकर आओ। उसके बाद हम उसका बंच बनाएंगे और एक दिन एक आंदोलन करेंगे और उनको बोलेंगे कि पूरी टीम जमा हो जाए और एक एक करके सबके मसले को हल करे। उसके बाद और कोई भी धतिंग करता, बिल भरना नहीं, एक भी होशियारी करने आया, अगर वो ईंट से जवाब देते हैं तो आप पत्थर से दो।
अगर वो ईंट का जवाब जब तक आप पत्थर से नहीं देंगे, कलकत्ता कंपनी सुधरने वाली नहीं है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि ईंट का जवाब आपको पत्थर से देना है। अगर वो ईंट दिखाए तो आप पत्थर दिखाओ, और जो भी होगा पुलिस डिपार्टमेंट, मंत्रालय, कहीं की भी लड़ाई रही, मैं आपके साथ लड़ने के लिए तैयार हूं। अन्य राज्यों में एसआईआर जो है, मतदान पुनर्निरीक्षक कार्यक्रम अभी शुरू की गई है। पूरे नासिक जिले में इसकी प्रक्रिया जो है 16 जून से शुरू हुई, जिसमें पहला जो उसका टप्पा था, जो हमको फॉर्म्स को प्रिंट करके जो हमको देना था, वो 29 पर्यंत हमको देना था, वो हो गया है। फॉर्म की वाटअप बीएलओ तक हो चुकी है, सारे बीएलओ की प्रशिक्षण हो चुकी है। बीएलओ सुपरवाइजर और एईआरओस जो है, असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स, उनकी बैठक मेरे स्तर पे आज मालेगांव और मालेगांव आउटर, ये दोनों मतदार संघ में ली गई है। उसके बाद सारे राजकीय पक्षों की बैठक यहाँ पे की गई है। सारे जो डाउट्स है, भारत निवडणूक आयोग के द्वारा दी गई जो प्रोसीजर्स है, उस सारे प्रोसीजर्स को सारे अधिकारियों को समझाया गया है। किसी भी प्रकार के जो डाउट, प्रश्न, चिंतन जो भी राजकीय पक्षों की थी, उसको भी मैंने क्लियर करके दिया है। आज सारे राजकीय पक्षों ने ये पूरी प्रक्रिया में सहकार करें, उसके लिए मैंने उनको विनती की है। बीएलए की अपॉइंटमेंट अभी भी बहुत सारे राष्ट्रीय, राज्य और आरयूपीपी, रेकग्नाइज रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज, उनकी रजिस्ट्रेशन अभी भी, मतलब उनके बीएलए अपॉइंटमेंट अभी भी बाकी है। मैंने सारे लोगों को रिक्वेस्ट किया कि प्रत्येक मतदान केंद्र ने आप बीएलए की अपॉइंटमेंट करें और इस प्रक्रिया को पारदर्शक, अचूक और अफवाह मुक्त और तकरार मुक्त कैसे कर सकते हैं, इस पे सभी लोगों ने एकत्रित काम करके इस पूरे प्रक्रिया को बिल्कुल बढ़िया तरीके से टाइमली, टाइम बाउंड मैनर में, मतलब विहित मुदती में इसको खत्म किया। मालेगांव जो है अभी भी मैपिंग के बारे में पीछे है, और उसके बाद जो है मैपिंग में कुछ लोगों के नाम जो है 1,26,000 नाम तो खास तौर से क्या ध्यान देना? नहीं, इसमें मैपिंग में मालेगांव बिल्कुल भी पीछे नहीं है। 76 या 77% मैपिंग हुई है। इस मैपिंग जो है ये टेबल टॉप एक्सरसाइज है, मतलब जो जिनका नाम उनको मिल गया, जैसे एक बीएलओ बैठा, उसको अपनी यादी में कुछ लोगों का नाम मिला। ये साजिश है कि जो आदमी जहाँ पे रहता था वहीं पे नाम मिला, कहीं पर बाजू के मतदार केंद्र में मिला, क्योंकि मतदार केंद्र को पुनर्नियोजन टाइम टू टाइम की गई है। जैसे जैसे लोक संख्या बढ़ी वैसे वैसे पुनर्नियोजन की गई। तो आप जानते हो, एक ही मतदार केंद्र के स्थान पे मालेगांव में 38 मतदार बूथ है, ये भी आप जानते हो। तो उसमें जो 1 नंबर वाले बूथ पे था वो 2 नंबर पे गया, 2 वाला 3 पे गया, तो उसको ढूंढने की प्रक्रिया टेबल टॉप एक्सरसाइज में की गई। तो इसमें मालेगांव में अराउंड 77% मिला, जिला भर में 82% है, तो मालेगांव एक्चुअली इतना पीछे नहीं है। और पूरे राज्य में और देश में भी मतलब ये ठीक ठाक मैपिंग यहाँ पे हुआ है, बिकॉज ये टेबल टॉप एक्सरसाइज था। अभी का जो प्रोसेस है वो घर टू घर जाके वो चेक कर रहे हैं, रीवेरीफाई कर रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं। ये जो आप 1,26,000 लोगों का बता रहे हैं, उसमें 2002 की जो यादी थी उसमें क्या हुआ था, बहुत सारे लोग इनिशियल्स में पहले नाम लिखते थे, उसके बाद लोगों ने अपने आई का, वडील का नाम ऐड किया। बहुत सारे लोग पहले अडनाम पहले लिखते थे, अपना नाम नंतर लिखते थे, वडील का नाम उसके बाद लिखते थे। उसका ऑर्डरिंग बहुत सारे लोगों ने चेंज किया, क्योंकि अपना नाम पहले लिखने लगे, वडील का नाम बाद में लिखने लगे और अडनाव लास्ट लिखने लगे। तो इस टाइप का जो मिसमैच जो दिखा, ऐसे अबाउट 12-13 क्राइटेरिया है, उसके जो मिसमैच दिखे अलग अलग है। एक और है कि आई और बच्चा और मदर का जो एज गैप है वो बहुत कम है या बहुत ज्यादा है। जैसे मतलब डेटा एंट्री की गलती हो सकती है, पहले हो सकती है, अभी हो सकती है। तो इसका जो मिसमैच दिखा, वो जो निकला वो 1,26,000 है। एआई के माध्यम से इसको कंटिन्यूअसली तपास की जाती है। तो उसका मिसमैच का रिकन्फर्मेशन जब हम घर टू घर जाएंगे, हमारा बीएलओ घर टू घर जाएगा, बीएलए राजकीय पक्ष के जो प्रतिनिधि के माध्यम से जो लोग घर टू घर जाएंगे, इसमें बहुत सारी गलतियां जो है वो दुरुस्त की जाएंगी और इसके ऑटोमेटिकली ये प्रक्रिया होगी। जो ये पूरा एसआईआर की प्रक्रिया अक्टूबर 5 तक चलने वाली है, तो इसका एक टाइम शेड्यूल आपके सामने ऑलरेडी है। तो टप्पे टप्पे में चलेगी, यादी निकलेगा, ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल आएगा, उसमें जो भी डाउट है, तकरार है, उसको पूछी जाएगी, जो गलतियां हुई है उसको सुधारी जाएगी। ये पूरी प्रोसेस चलेगी। मैं आज आपके मालेगांव शहर में और आउटर में मैं कुछ 2 बीएलओस के साथ, 3 बीएलओस के साथ इनफैक्ट मैं घर टू घर एक फॉर्म करने में, जो लोगों ने काम नहीं शुरू किया उनको ऐसा लगता है अगर आप काम शुरू करेंगे। जो बीएलओ वहां पे थे, सेंसस में 33 प्रश्न थे, ठीक है, 34 प्रश्न थे, सॉरी 34 प्रश्न थे। यहाँ पर 2 पार्ट है बस, 2002 में 2 पार्ट है और नीचे 1 पार्ट है, आज के 2 पार्ट है। उसमें आइदर खुद का भरना है, अगर आप उस समय
मतदार यादी में थे या अपने माँ बाप का भरना, ये दो में से ही है। और नीचे है एक पार्ट, पूरे इंडिया की यादी आप सर्च कर सकते हो। इसमें जो टाइम लगता है, और इसका ऑलरेडी मैपिंग ऑलमोस्ट 75% लोगों का हो चुका है, इसमें जो टाइम लगता है घर टू घर जाने में, फॉर्म भरने में, उसका टाइम 1 से 2 मिनट तक लगता है। बीएलओ, 1-2 बीएलओ तो बहुत ही स्मार्ट थे, उन्होंने तो 1 मिनट के अंदर ही पूरा करके दिखाया, इंक्लूडिंग डिजिटाइजेशन। फोटो भी खींच लिया, फॉर्म का फोटो खींच लिया, 2D बार कोड स्कैन कर लिया, टक टक डेटा एंट्री चेक कर लिया, वेरीफाई कर लिया, करेक्शन कर लिया, एंटर मारा, हो गया। तो 1 से 2 मिनट एक को लगता है। एक साधारण बीएलओ के पास 800 मतदार है, कुछ लोगों के पास 1200 है, कुछ लोगों के पास 500 है, सरासरी 800 मतदार इस रेंज पे है। उनको 2-2 लोग सहायक में दे रखा है। तो इसमें एक्चुअली अभी जैसे कुछ जिले हैं, हिंगोली जैसा जिला है, वो 70% तक पहुंच चुके हैं 4 दिन में। और जो हिंगोली के जो बीएलओ का जो टारगेट है, और नासिक के बीएलओ का जो टारगेट है, और मालेगांव के बीएलओ का जो टारगेट है, वो सेम है। मतलब मतदार संख्या जो बदलती है वो जिला स्तर पे बदलती है। ठीक है, किसी जिले में 36 लाख है तो किसी जिले में 50 लाख है। हमारे जिले में ऑलमोस्ट 50 लाख है। मैं इसके पहले जलगांव का जिला कलेक्टर था, वहां पे 36 लाख मतदार, इतना फर्क है। परंतु बीएलओ के स्तर पे, मतदान केंद्र के स्तर, ईआरओ के स्तर पे मतदार की संख्या, बीएलओ की संख्या सेम है। वो बदलता है जिला स्तर पे, और जिला स्तर पे कोई एक्टिविटी नहीं, हम बस मॉनिटरिंग करते हैं। तो मेरी इसमें बस बात आपको ये कहना है कि अगर इसको स्मार्टली, सिस्टमैटिकली, मैंने 13 पॉइंट बताया सबको कि कैसे कर सकते हैं, सिस्टमैटिकली और स्मार्टली अगर लोग काम करें तो एक दिन में 50% काम भी हो सकता है। बट उसमें बकायदा बीएलए भी उपस्थित रहे, सो दैट पारदर्शिता मेंटेन हो सकती है, अफवाह मुक्त हो सकती है, तकरार मुक्त हो सकती है, और बिल्कुल करेक्ट हो सकती है। सर, इसके अंदर एलसी का प्रूफ नहीं लिया गया है, और 10वीं और 12वीं की मार्कशीट ली गई है, तो एलसी नहीं ली गई। और मालेगांव में ज्यादातर लोगों के पास जन्म दाखिला 70% लोगों के पास नहीं है। 8 डॉक्यूमेंट्स उसमें मांगी गई है, उसको आप एक बार तपास लें। सिंपल सिस्टम है। मेरी एक आपसे गुजारिश है, अगर आप खुद इस प्रोसेस से जाएंगे, एटलीस्ट 80%, मतलब मैं बाकी जिलों का, बाकी राज्यों का, जैसे अभी गुजरात राज्य में इसके जस्ट पहले हुआ है, हमारी टीम वहां पर जाके सीख के, पढ़ के, समझ के आई, प्रैक्टिकल अनुभव लेकर आई। तो मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ कि बाकी राज्यों में भी ये प्रक्रिया हुई है, बहुत सिंपल प्रोसेस है, उसमें दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आती। आप एक बार करके देखें। मैं खुद मेरी तो इच्छा है कि हर हफ्ते मैं यहाँ पे आऊँ, तो मैं आता भी रहता हूँ। मेरी बस यही गुजारिश है कि इसको हम लोग किसी तरह से और एफिशिएंटली कैसे करें। आप खुद ही अनुभव लेके दो, आप खुद ही समझोगे कि बहुत ईजी है। आज 4 तारीख हो गई है, बीएलओ अभी तक घर घर फॉर्म बांटना शुरू भी नहीं किया। घर घर मैंने उनको बोला है, बांटने से अच्छा है वहीं पे भर के ले लो। सिंपल है ना। नमस्कार, मैं सोनाली पवार। अभी जो 2 दिन पहले वाकया हुआ है मालेगांव शहर में, वो सब मैंने फेसबुक पे देखा, पूरी न्यूज़ देखी। तो ठीक है, ज़मीन किसने लाटी, खाने वाले खा गए, बराबर। तो उनके ऊपर इंक्वायरी लगनी चाहिए, कोर्ट में जाके लड़ना चाहिए, सब कुछ बराबर है, राइट। क्योंकि वो जगह स्पोर्ट्स एकेडमी के लिए आरक्षित थी। और मेरा, जब भी मैं नशे के बारे में बोलती हूँ तो बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड्स चाहिए। तो अगर ग्राउंड्स ही नहीं रहेंगे तो फिर बच्चे खेलेंगे कहाँ पे, और फिर वो डिप्रेशन में जाके ज़्यादा से ज़्यादा नशा कर रहे हैं। तो उससे रिलेटेड ये मुद्दा आता है। और ये ज़मीन का मामला जो हुआ है उसकी पूरी इंक्वायरी लगा के मैं आ रही हूँ मालेगांव। मुझे वो पूरा मामला, और भी मैं डीपली पेपर्स मंगवा के उसको चेक कर रही हूँ। और दूसरी बात, वहाँ पे जो आंदोलन करने के लिए बैठे थे, 2-2.5 घंटे तक वो बैठने के बाद उन्होंने, ठीक है, अपना मुद्दा लगा के रखा। और एक तरफ से उनका मुद्दा सही था, वो जगह स्पोर्ट्स के लिए चाहिए, आरक्षित थी, और उसको भूमाफिया ने लाट लिया, खा लिया। पर वो मांगते वक्त उन्होंने जिस तरह की लैंग्वेज यूज़ की, जो उनके भाषा थी, वो जो लेडीज़ थी, तो वो सुन के मुझे बहुत ही ख़राब और गुस्सा आया कि आप जो मांग रहे हो उसकी मुद्दे पे कायदे से बोलो। आपको एक समाज को टारगेट करने की क्या ज़रूरत थी? पहली बात तो ये आती है। और आप मुद्दा छोड़ के एक दूसरे समाज को टारगेट करके
जो देश की राष्ट्रीय एकात्मता होती है उसको अपने भंग किया। और इस तरह का वाकया शब्द जो उन्होंने ये किए वो मुझे बहुत ख़राब लगा इन चीज़ों से। और मैं इस बात का जाहिर निषेध व्यक्त करती हूँ, क्योंकि जिस तरह से हमारे ये देश जो है ये सिर्फ संविधान पे चलता है, और संविधान ने जो जिस तरह से हमें मानव अधिकार दिए हैं उसी तरह हमें राष्ट्रीय कर्तव्य दिए हैं, राष्ट्रीय बंधुता हमको रखनी है। और इस तरह के शब्दों से क्या होगा कि दो समाज में दंगल होने लायक परिस्थिति निर्माण हो जाएगी, और इसका पूरा लोड आएगा पुलिस डिपार्टमेंट पे, लॉ एंड ऑर्डर्स पे। और जब भी कुछ ऐसे दंगल होता है, कुछ ये होता है, तो आर्थिक नुकसान दोनों साइड के लोगों का होगा। बोलने वाला बोल के जाता है पर बाकी के लोगों को भुगतना पड़ता है, और एक दूसरे को अलग नज़र से देखना शुरू होता है। जैसे कि आज मैं इतना जो काम कर रही हूँ, मेरे देश के लिए मैं समर्पित होके ये काम कर रही हूँ, क्योंकि पहले ही नार्को टेररिज्म ने इस देश को खोखला बनाना शुरू किया है। ऊपर से अगर हम जाति वाति में भांडते रहेंगे तो इससे हम आने वाले हमारे पूरे पीढ़ी बच्चों के ऊपर असर पड़ेगा, और ये हेल्दी वातावरण नहीं रहेगा। सो मैं इस बात का जाहिर निषेध करती हूँ। और इस मामले का जांच पुलिस ने कहाँ तक की है फायर के बाद, उसकी भी मैं पूरी आने के बाद इंक्वायरी लेने वाली हूँ। और जो सबको बोलने का अधिकार है, मुझे भी है, अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य है, पर जो हम बोलते हैं तो उससे किसी की डिग्निटी खराब नहीं होनी चाहिए, किसी को ठेच नहीं पहुंचानी चाहिए। तो करना है तो देश के लिए अच्छा काम करिए, समाज के लिए अच्छा काम करिए। और इस तरह से अगर भाषा यूज़ करेंगे और दो साइड में इतना बड़ा तनाव बढ़ेगा तो बीच में संविधान को आना पड़ेगा। तो मैं आऊँगी, आने के बाद मैं बाकी का बात करती हूँ। थैंक यू।